तो बच्चे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, जो ऑफलाइन बच्चे हमारी क्लास में पढ़े हुए हैं पहले, वो जानते होंगे कि किसी भी मंथ के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम करते हैं उस मंथ के चर्चित व्यक्तित्व, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो चर्चा में रहे, चाहे उनकी नियुक्ति हुई हो या उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो या हो सकता है उनका निधन हो गया हो, तो वो किसी ना किसी कारण से अगर किसी मंथ में चर्चा में रहे तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ शब्दों की बात करेंगे जो उस मंथ में चर्चा में रहे, या फिर उसके बाद हम स्थान की बात करेंगे। तो पहला जो इसका सब टॉपिक है फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का, वो है चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और शब्द। ठीक है, तो अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसमें हमारे वीडियो को देखते जाइए और लिखते जाइए। तो सबसे पहले चर्चित व्यक्तित्व की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे शब्द और स्थान। तो चर्चित व्यक्तित्व, शब्द और स्थान, ये हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है किसका, फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का। चलिए दोस्तों, ये हो गया ये। अब देखते हैं चर्चित व्यक्ति। सबसे पहला व्यक्ति जो चर्चा में रहा है ना करंट अफेयर्स फरवरी 2022 में, यानी कि फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रोफेसर एम जगदेश कुमार। फुल नेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रोफेसर एम जगदेश कुमार याद रखें, तब भी आपको काम चल जाएगा। हालांकि वैसे इनका नाम है मामी डाला, है ना, जगदेश कुमार पूरा नाम है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि फरवरी 2022 में प्रोफेसर एम जगदेश कुमार क्यों चर्चा में थे। तो इसका आंसर यह है कि ये यूजीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। फरवरी के महीने में यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन? जिनका नाम है एम जगदेश कुमार। तो ये याद रखेंगे, नए चेयरपर्सन है, ये नए चेयरमैन है ना, एम जगदेश कुमार, और इनकी नियुक्ति फरवरी में की गई है। यूजीसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने डीपी सिंह का स्थान लिया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है या केंद्रीय चुनाव आयोग है, तो उसके हमें पुराने वाले और नए वाले दोनों याद करने पड़ते हैं, दोनों नियुक्तियां, यानी कि पुरानी नियुक्ति और नई नियुक्ति। लेकिन ये इस तरह की जो संस्थाएं यूजीसी है, एनसीईआरटी है या सीबीएसई है, इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें नए वाले याद रखने हैं। तो यूजीसी के नए चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदेश कुमार बनाए गए हैं। अब यूजीसी के बारे में देख लीजिए। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हिंदी में कहते हैं इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को, 1953 में इसकी स्थापना हुई। उस समय भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय शिक्षा मंत्री थे। इसका यूजीसी का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में स्थित है ना। ये हमें एक्स्ट्रा जानकारी जरूर करनी चाहिए। दरअसल ये एक तरह की स्टैटिक जीके होती है जो आपको काम आएगी। तो दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है यूजीसी का। ठीक है, उसके बाद इसका ये जो संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो सांविधिक संस्था है, यानी कि इसके लिए बाकायदा एक एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट का नाम था यूजीसी एक्ट 1956। यानी कि यूजीसी बना कब, 1953 में, लेकिन इसे सांविधिक या वैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया, है ना, मतलब लीगलाइजेशन कब किया गया इसका, तो आप कहेंगे 1956 में। लेकिन सिंपल क्वेश्चन कोई पूछे यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई, इतना याद रखना है। अभी हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को किसी की ओर से, मतलब जो इसके सदस्य उनकी ओर से, और कहा गया है कि यूजीसी का नया नाम HECI कर दिया जाए। हालांकि अभी ये नाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि आगे ये नाम चेंज हो सकता है, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नया नाम हो सकता है, HECI। यूजीसी के बारे में आपने दो चार बातें पता की, और साथ ही साथ आपको ये करंट में याद रखना है कि एम जगदेश कुमार क्यों चर्चा में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला नाम है जिनका नाम है जुनैद कमाल अहमद। तो जुनैद कमाल अहमद, ये देखिए क्यों चर्चा में रहे फरवरी में। जुनैद कमाल अहमद जो है वो इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक में उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट
के पद पे नियुक्ति हुई है, विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्ति हुई है इनकी। और अब विश्व बैंक के बारे में हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको याद रखनी है कि जुनैद कमाल अहमद जो है ना, इस पद पर आने से पहले या इस पद पर नियुक्ति से पहले वो एक भारत की ओर से वो कंट्री हेड हुआ करते थे विश्व बैंक में। तो कंट्री हेड थे भारत की ओर से विश्व बैंक में, और ये बांग्लादेशी अर्थशास्त्री के तौर पे भी जाने जाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि जुनैद कमाल अहमद की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन ये अपना पद संभालेंगे 18 अप्रैल से। तो 18 अप्रैल 2022 से ये अपना पद संभाल लेंगे। वैसे वर्तमान में जो विश्व बैंक है उसमें जो एमडी है, विश्व बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है अंशुला कांत। तो इसे भी थोड़ा सा अलग से याद कर सकते हैं। तो विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में, यानी कि 1944 में इसकी स्थापना हुई। 1944 में इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसे आप याद कर सकते हैं कि भाई जो भी पैसे वाली संस्थाएं हैं ना, वो कहाँ पर हैं, वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका में है। अमेरिका में याद कर लें, जो पैसे वाली संस्थाएं होती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, या IMF है, तो इस तरह की संस्थाएं अमेरिका में आपको मिलेंगी। तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 189 सदस्य हैं वर्तमान में, है ना, विश्व बैंक में। तो 189 सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के। उसके बाद देखिए वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, है ना, उनका नाम भी याद कर सकते हैं। ये वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, उनका नाम है डेविड मालपास। तो डेविड मालपास इसके क्या है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले हमने जुनैद कमाल अहमद को ध्यान किया कि वो क्यों चर्चा में रहे, तो विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और फिर विश्व बैंक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी इधर उधर की हमने और कर ली है। अब देखिए कुछ और जानकारी जो आपको महत्वपूर्ण आगे होगी, कभी ना कभी एग्जाम में ये आ जाती है, तो इसलिए याद कर सकते हैं कि जो विश्व बैंक है उसमें कुल मिला के 5 ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि 5 संस्थाओं से मिलकर बना है पूरा वर्ल्ड बैंक। इसमें एक संस्था है जिसे कहते हैं हम IBRD, है ना, इसकी फुल फॉर्म आप एक बार देख लेना गूगल करके। फिर एक संस्था है जिसका नाम है IDA, एक और संस्था है जिसका नाम है IFC, है ना, और उसके बाद एक और संस्था है जिसका नाम है मीगा, और फिर एक और संस्था है जिसका नाम है ICSID एक और संस्था है। इस प्रकार से ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना है पूरा वर्ल्ड बैंक। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में ये जानकारी आपको काम आएगी। तो दूसरा जो व्यक्ति थे जुनैद कमाल अहमद, इनके बाद फिर अगला नाम देखते हैं, और अगला नाम है हमारे सामने दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो व्यक्ति हैं, इन्हें हाल ही में NCERT का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, NCERT के बारे में आप जानते ही हैं, तो NCERT की फुल फॉर्म आप बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है कोई तो बताइए। दरअसल NCERT की फुल फॉर्म क्या है, तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। NCERT की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लिख लीजिए कॉपी में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और NCERT क्या करती है, NCERT एक संस्था है जो हमें बुक्स प्रोवाइड कराती है, और जो हम बुक पढ़ते हैं, है ना, CBSE बोर्ड में भी पढ़ाई जाती हैं। तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई। उसके बाद देखिए अगले व्यक्ति को देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं जो चर्चा में थे फेब के महीने में, और उनका नाम है विनीत जोशी। तो देखिए विनीत जोशी, तो विनीत जोशी क्या बनाए गए हैं, या विनीत जोशी क्यों चर्चा में थे, ये बताना है। तो विनीत जोशी देखिए चर्चा में थे इसलिए क्योंकि इन्हें CBSE, देखिए CBSE की अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो CBSE जो संस्था है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है विनीत जोशी। तो CBSE के नए चेयरमैन के पद पर आए हैं कौन, विनीत जोशी। CBSE के बारे में आप जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो संस्था है उसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना हुई, है ना। 2 जुलाई की डेट है, चाहे तो पूरी लिख लीजिए, 2 जुलाई 1929 को, है ना, CBSE की स्थापना हुई थी, जिसके वर्तमान चेयरमैन, वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जोशी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नाम देखते हैं। पांचवें नाम पे कौन है? देखिए ये है माधवीपुरी बुच, है ना, माधवीपुरी बुच। इन्हें भी एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है, माधवीपुरी बुच, ये इनका नाम है। और माधवीपुरी बुच इसलिए चर्चा में रही क्योंकि ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। तो सेबी आपने सुनी होगी, एक संस्था है सेबी, सेबी की ये पहली महिला चेयरपर्सन है। तो ये तो है ही कि भाई नई चेयरमैन बनाई गई है, सॉरी नई चेयरपर्सन बनाई गई है ना, लेकिन ये भी खास है कि पहली महिला चेयरपर्सन है किसकी? सेबी में। तो सेबी में पहली कोई महिला जो नियुक्त हुई चेयरपर्सन के तौर पर वो है माधवीपुरी बुच। तो पहली महिला चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त हुई है सेबी की माधवीपुरी बुच। अब देखिए ये एक बड़ी संस्था है ना सेबी, तो इसमें आप चाहे तो कर सकते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो माधवीपुरी बुच ने स्थान लिया है अजय त्यागी का। अजय त्यागी के स्थान पर ये नियुक्त की गई है ना, जिनका नाम है माधवी। तो अब सेबी के बारे में देखिए कुछ बात कर लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उसकी स्थापना की गई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई है ना। लेकिन फिर सेबी को वैधानिकता देने के लिए यानी कि लीगलाइजेशन करने के लिए इसे एक बिल लाया गया और उस बिल को पास करके 1992 में 1992 में इसे क्या दे दी गई? वैधानिकता। तो आप देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेबी की स्थापना कब हुई, है ना, तो आप कहेंगे 1988 में, लेकिन इसे वैधानिक संस्था के रूप में कब स्थापित किया गया? तो 1992 में। इसका मुख्यालय याद कर लीजिए, मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, है ना, मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। यहाँ लिख दे, नीचे लिख देते हैं ना, यहाँ पे मुख्यालय है इसका कहाँ पर? मुंबई में। तो मुंबई इसका मुख्यालय कहलाएगा। तो माधवीपुरी बुच को याद रखना है कि माधवीपुरी बुच सेबी की क्या है? पहली महिला चेयरपर्सन। चलिए आगे देखते हैं, छठा व्यक्ति, पहले से हटा देते हैं। 6 नंबर पर आप देखेंगे ये व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार। तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार फरवरी 2022 में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया और ये देश के पहले राष्ट्रीय, देश में देखिए ये पद नया शुरू हुआ है ना देश में, इसलिए ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि एक तो ये नया पद शुरू हुआ है ना। आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं NMSC, इस शॉर्ट में बोल सकते हैं इस पद को NMSC, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, NMSC। तो ये नया पद शुरू हुआ है, तो ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है, पहले व्यक्ति हैं, तो इसलिए जरूर याद करें इसे। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे और ये है S उन्नीकृष्णन नायर। ये BSSC के नए महानिदेशक के पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो BSSC के नए महानिदेशक बनाए गए हैं जिनका नाम है S उन्नीकृष्णन नायर। BSSC क्या है? BSSC है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप जानते हैं कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर स्थित है ये BSSC। तो BSSC जिसे हम कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना लिख लीजिए 1963 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ स्थित है? तो अभी जैसे मैंने बताया तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में ये क्या है? स्थापित है। तो इसे याद रखेंगे आप। अब देखिए BSSC में इनसे पहले कौन थे? वो थे S सोमनाथ। अब देखिए मैंने आपसे कहा था हर संस्था का पुराना वाला नहीं करना, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं हम, पुराना वाला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति इनसे पहले BSSC के अध्यक्ष थे या महानिदेशक थे उनका नाम था S सोमनाथ। तो S सोमनाथ एक दूसरी महत्वपूर्ण संस्था में चले गए, यानी कि वहां पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। S सोमनाथ को अब इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो ये इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए कौन?
एस सोमनाथ, तो ये जनवरी का है, तो हमने इसी फरवरी के महीने में इसे पूरा कर दिया। तो देखिए इससे ये फायदा होगा कि आपको एस उन्नीकृष्णन नायर जब याद आएंगे तो आप ना आराम से एस सोमनाथ को भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए और क्यों बनाए गए। तो आप कहेंगे बीएसएससी के जो एस सोमनाथ थे वो रिटायर हुए, वहां से हटे और वो इसरो के नए चेयरमैन बन गए, और एस उन्नीकृष्णन नायर बीएसएससी के नए महानिदेशक है। इस प्रकार से एस सोमनाथ को भी याद कर सकते हैं। इसरो की स्थापना के बारे में आपको पहले पता होगा, पहले ऑफलाइन क्लास में तो बताया भी है मैंने। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जनवरी 2022 में एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये 7 व्यक्ति आपने देखे। अगला देखते हैं, 8वां व्यक्ति देखते हैं। 8वें व्यक्ति का नाम है विक्रम मिस्री। ये अगले व्यक्ति हैं 8 नंबर पे, ये भी बहुत चर्चा में रहे, क्यों रहे वो देखते हैं। तो देखिए विक्रम मिस्री जो है ना, विक्रम मिस्री जो है वो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी बात कि भारत के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, जानते होंगे आप। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है, तो आप बताएंगे एनएसए जो है उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का नाम तो खूब सुना होगा आपने, अजीत कुमार डोभाल जो है वो क्या है, एनएसए है भारत में। तो जो एनएसए है ना वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो एनएससी का एक पार्ट है। एनएससी क्या होता है, एनएससी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, इसे ना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये किसी और एग्जाम में जरूर काम आएगा। कई सारे एग्जाम में ये चीजें आती रहती हैं, और क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से संबंधित है इसलिए इसे थोड़ा सा समझ के कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि इसे बोलते हैं एनएससी। एनएससी का मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी है ना, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना कॉपी में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय कौन है, अभी बताया था मैंने आपको, और उनका नाम है अजीत कुमार डोभाल। तो अजीत कुमार डोभाल क्या है, वर्तमान में एनएसए हैं भारत के। उसके बाद इसी एनएससी में एक होते हैं डीएनएसए, यानी कि डेप्यूटी एनएसए। इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हिंदी में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो एक उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आपने देखा कौन, अभी जो नियुक्त हुआ, जिनका क्या नाम है, ये नाम है इनका विक्रम मिस्री। एक तो ये व्यक्ति हो गया है ना, तो विक्रम मिस्री हो गए एक। फिर दूसरे व्यक्ति जो डीएनएसए है यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका नाम है राजेंद्र खन्ना। एक राजेंद्र खन्ना हो गए, है ना। तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा नहीं हमने कि विक्रम मिस्री हो गए एक व्यक्ति, तो और दूसरे व्यक्ति कौन है, राजेंद्र खन्ना हो गए एक, है ना, सेकंड व्यक्ति डीएनएसए यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और फिर एक और व्यक्ति है जिन्हें हम कहते हैं अनिल चौहान। तो अनिल चौहान जो है वो, अनिल चौहान वो है जो व्यक्ति हैं वो हालांकि डीएनएसए नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मिलिट्री एडवाइजर। तो मिलिट्री एडवाइजर बोलेंगे, अच्छा है ना, तो ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, देखो मिलिट्री एडवाइजर है ये, ठीक है। और डीएनएसए कौन कौन है, डीएनएसए ये 2 लोग हैं, विक्रम मिस्री और राजेंद्र खन्ना। और एनएसए कौन है, अजीत डोभाल। यानी कि एनएससी में ये 4 स्थायी लोग हैं, है ना, 4 लोगों से मिलकर बना है एनएससी। तो ये देश की सुरक्षा से संबंधित, है ना, मुद्दों पर बात करता है, उस पर ध्यान देता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कौन लोग होते हैं ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है वो भी कर लीजिए, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, यानी कि तब की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो 19 नवंबर 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, है ना। और उसी टाइम की बात है जब उसी टाइम के आसपास की बात है ना, जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आवश्यकता महसूस हुई, और इसलिए इस तरह की एक संस्था बनाई गई। इसमें एक एनएसए और 2 डीएनएसए और एक मिलिट्री एडवाइजर होते हैं जो अनिल चौहान है। और वर्तमान में क्या याद रखना है, विक्रम मिस्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। तो बहुत आसान, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है, देखिए 9 नंबर पे आएगा, और ये है एस किशोर। तो ये बहुत आसान है, एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं इसे। एस किशोर जो है उन्हें हाल ही में, वो इसलिए चर्चा में रहे कि उन्हें हाल ही में एसएससी, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की परीक्षा आप देते होंगे, तो एसएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है एस किशोर।
तो बस इतना याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे कुछ भी। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे देखते हैं। देखिए 10 नंबर पे क्या नाम है, और 10 नंबर पे नाम है अटल टनल। तो ये शब्द आप कह सकते हो, स्थान के रूप में आप इसे देख सकते हो, चर्चा में रही अटल टनल। अटल टनल क्यों चर्चा में रही, ये देखने वाली बात है। देखिए इसे अटल टनल इसलिए चर्चा में रही कि हाल ही में इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो एक तो ये कि भारत की कौन सी टनल है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई है। एक तो ये इसलिए चर्चा में। अब अटल टनल के बारे में कि आखिर क्यों ये दर्ज हुई है इसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो हुआ यह कि ये देखिए 10,000 विश्व में एकमात्र ऐसी टनल जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल है। ये ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी टनल है ना। और इसकी लंबाई आप जानते होंगे, पहले से हमारा एक वीडियो भी है जिसमें हमने केवल एक टनल की बात की है। बहुत सारी जो भारत की महत्वपूर्ण सुरंगें हैं उनकी बात की है, और खास तौर से जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण सुरंग है उनकी बात की है। तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आपको आई का एक सिंबल बन के आ रहा होगा, हमारे इस स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधे सुरंग वाले एक वीडियो में जिसमें बहुत सारी सुरंगों के बारे में बताया गया है। तो चलिए यहीं पर बात करते हैं आगे की। जो लंबी टनल है इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, यानी कि ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और ये भारत की सबसे लंबी टनल तो है ही है, साथ ही साथ सबसे ऊंचाई पर 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी टनल भी है। ठीक है, तो यहाँ विश्व की सबसे लंबी टनल इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि विश्व सबसे ऊंचाई पर, इसलिए। वैसे विश्व की सबसे लंबी टनल है कहाँ पर, वो पड़ती है स्विट्जरलैंड में, और उसका नाम है गॉटहार्ड सुरंग, जो कि 57 किलोमीटर के आसपास है। मतलब सबसे लंबी सुरंग है विश्व की वो। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग पूछी जाए तो है अटल टनल। इस अटल टनल को एक और नाम भी देते हैं और इसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। तो इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुल्लू। तो कुल्लू में एक जगह है मनाली। तो मनाली से, हिमाचल प्रदेश में मनाली से ये सुरंग जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से। तो लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो लाहौल स्पीति के साथ जोड़ती है ये किसे, मनाली को, है ना। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। और ये 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। तो इसीलिए इसे याद रखेंगे कि ये कितनी लंबी है, क्यों ये चर्चा में रही, इसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य में स्थित है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पे क्या है, तो 11 नंबर पे देखिए एक एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं मिलन 2022। देखिए एक तो ये नाम कि भाई ये नाम क्यों चर्चा में रहा, ये शब्द क्यों चर्चा में, तो मिलन 2022। तो देखिए मिलन 2022 क्या है, यह है भारत की जो नौसेना है यानी कि नेवी है। तो भारत की नौसेना का एक बहुपक्षीय, है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय यानी कि इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय का मतलब है कि इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है ये। और ये अभ्यास द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। और इसमें इस बार 39 देशों ने भाग लिया है। तो बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया है, कई सारे देश हैं, है ना, जैसे चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है ना, इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी है, जापान भी है, और बहुत सारे, रशिया है, बहुत सारे देश हैं। 39 देश शामिल है मिलन 2022 के इस नौसैन्य अभ्यास में। और भारतीय नौसेना का एक अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, यानी कि 1995 में ये प्रारंभ हुआ, है ना, प्रारंभ हुआ था ये, तब से ये
हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार ये कहाँ आयोजित किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे। इस बार ये आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम के तट पर। विशाखापट्टनम आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का एक तट है विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम के तट पर इस बार इसका आयोजन किया गया। तो बस इतनी बात याद रखनी है इसमें, है ना, मिलन 2022 में। चलिए लास्ट में एक और देख लेते हैं, लास्ट में ईस्टर्न ब्रिज 6। देखिए ये क्या है, ये देखिए भारत व ओमान। ओमान एक देश है आप जानते होंगे, पश्चिम एशिया की तरफ पड़ता है। तो भारत व ओमान की वायु सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो किया गया था, इस बार ये आयोजन किया गया था राजस्थान के एक शहर जोधपुर में। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब पहली बार जो ईस्टर्न ब्रिज जो आयोजित किया गया था वो 2009 में आयोजित किया गया था। तब से हर 2 साल में ये भी होता है और इसी वजह से इस बार ये छठा है ईस्टर्न ब्रिज। तो इसमें बस इतना याद करना है कि भारत व ओमान की वायुसेनाओं के बीच हुआ है और ये जोधपुर में इस बार इसका आयोजन किया गया। लास्ट देखते हैं, बस आखिरी एक और शब्द है हमारे पास, उसे और देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। अगला जो शब्द है हमारा वो है डेफ एक्सपो। तो डेफ एक्सपो जो है ना, वो आपने कहीं देखा भी होगा, पढ़ा होगा पहले कि वो डेफ एक्सपो ना इस बार हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, मतलब वो रद्द हो गया। लेकिन फिर भी हमें तो याद करना ही पड़ेगा डेफ एक्सपो क्या है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि डिफेंस एग्जीबिशन। तो डिफेंस एग्जीबिशन यानी कि डेफ एक्सपो 2022 पूरा लिख लो, है ना, डिफेंस एक्सपो 2022। तो देखो ये एशिया की एक सबसे बड़ी, है ना, सैन्य सुरक्षा प्रदर्शनी है। इस बार इसका आयोजन 2022 में इसका आयोजन कहाँ होना था, गुजरात में होना था, लेकिन ये रद्द हो गया। डेफ एक्सपो जो लास्ट टाइम का था, लास्ट टाइम का मतलब है कि पिछली बार जो डेफ एक्सपो हुआ था वो हुआ था 2020 में लखनऊ में। तो लखनऊ, इसका क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो याद रखेंगे डेफ एक्सपो पिछली बार 2020 वाला लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था और इस बार का जो 2022 का डेफ एक्सपो है वो होना था कहाँ, गुजरात में, लेकिन वो इस बार कैंसिल हो गया है। तो डेफ एक्सपो 2022 गुजरात में होना था लेकिन कैंसिल हो गया। 2-2 साल के अंतराल पर ये डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे थे चर्चित व्यक्तित्व, शब्द और स्थान जो किसी ना किसी वजह से चर्चा में थे और उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स में ये पहला पार्ट था, ऐसे ही अगले पार्ट आएंगे कई सारे, तो फरवरी का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे रेगुलर होने की, है ना, क्योंकि बीच में काफी टाइम हमने गैप कर दिया, है ना, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपका जो एग्जाम होना है लेखपाल का या पुलिस का कोई भी, जो अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही होगा, जैसी उसकी विज्ञप्ति आएगी हम और रेगुलर होंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और फरवरी 2022 का ये पहला भाग अच्छे से जरा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिसमें हम सेकंड पार्ट को भी जल्दी लाएं और फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।